लेकिन आज मैं वास्तव में आपसे जिस बारे में बात करना चाहता था, वह है व्यवसाय के भीतर आने वाली चुनौतियाँ। मेरा मतलब है, ज़ाहिर है कि मैंने अभी-अभी बताया कि व्यक्तिगत चुनौतियाँ हम सभी के लिए अपने-अपने तरीके से बहुत व्यक्तिगत होती हैं और हम उन्हें कैसे अपनाते हैं, इससे उन चुनौतियों के परिणाम पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि आप हर एक परिस्थिति से हमेशा कुछ सकारात्मक ले सकते हैं और आप उन चुनौतियों से हमेशा कुछ सीख सकते हैं। इनका सामना करने और उन्हें पार करने या सुलझाने से जो भी हो, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। अगर आप सही तरीके से इनका सामना करते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको एक बेहतर इंसान बना देगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें बदलाव पसंद नहीं होता, उन्हें यह पसंद नहीं कि सामान्य स्थिति न हो और चुनौतियाँ कई बार लोगों को पूरी तरह से झुका भी देती हैं। और मेरे लिए, मैं वास्तव में चुनौतियों का सामना करता हूँ, मैं उस चुनौती के लिए तैयार हो जाता हूँ जो मेरे सामने आती है, क्योंकि मैं सच में उसमें पूरी तरह से जुट जाता हूँ। भले ही मैं उस चुनौती का सामना करने के लिए उत्साहित ना भी रहूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसमें गहराई से उतर सकता हूं और उम्मीद है उस चुनौती को सुलझा सकता हूं। अब व्यापार में कई तरह की चुनौतियां होती हैं। व्यापार के बाहर आर्थिक अस्थिरता होती है, लागतें बढ़ रही हैं और जाहिर है कि अनुकूलन, विकास, तकनीकों और बाजार की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये सभी चुनौतियां हैं जिनका व्यवसाय लगभग रोजाना सामना करते हैं। उन्हें कार्यबल से जुड़ी चुनौतियों, प्रबंधकीय और प्रबंधन अनुपालन की चुनौतियों और निश्चित रूप से फंडिंग सुरक्षित करने की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और मजबूत ग्राहक संबंध बनाने की आवश्यकता भी ऐसी बाधाएं हैं जिनका व्यवसायों को लगभग रोजाना सामना करना पड़ता है। तो चलिए, हम कुछ प्रमुख चुनौतियों पर और नजर डालते हैं जिन्हें व्यवसायों को रोजाना पार करना होता है। अब मैं आगे चलकर बताऊंगा कि यह हमारे व्यवसाय से कैसे संबंधित होगा, लेकिन फिलहाल आइए इनमें से कुछ चुनौतियों को संक्षेप में देखते हैं। आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती लागतें। मुद्रास्फीति, सामग्री की बढ़ी हुई लागत, कर्मचारियों की वेतन और अन्य आवश्यकताओं की लागत लाभ के मार्जिन को कम कर सकती है और व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बने रहते हुए अपने खर्चों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। यह हमेशा बहुत सारे व्यवसायों के लिए एक बड़ी समस्या रही है। मैंने हमेशा व्यवसाय के बारे में कहा है, अब तक मेरे या जैन और मेरे पास अपने करियर में कई व्यवसाय रहे हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा और चुनौती जो हमें हर व्यवसाय में आई, वह वास्तव में उत्पादों और सेवाओं की बिक्री, ग्राहक या बाकी चीजें नहीं थीं। हमारे लिए हमेशा सबसे बड़ी बाधा थी स्थायी लागतें, और ये स्थायी लागतें मुद्रास्फीति के उन्हीं हिस्सों से आती थीं। वे आवश्यकताएं जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। और जब ये आपकी लाभ की मार्जिन को कम करने लगती है और अगर आपको पता है कि आप अपनी तरफ से कीमतें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम जिस तरह से किसी चीज के लिए शुल्क लेते हैं, तो फिर दबाव दूसरी तरफ आ जाता है। ये किसी व्यवसाय के लिए एक चुनौती है। जब मैं हमारे व्यवसाय को देखता हूं, जैसे कि ऑन पैसिव, और जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो सामग्री लागतें हैं, वे नहीं होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका कारण यह है कि हमारे पास जो अधिकांश चीजें होंगी, वे डिजिटल उत्पाद और सेवाएं होंगी। इसलिए वास्तव में कोई भौतिक उत्पाद नहीं है जिसे हमें बेचने के लिए बनाना पड़े। ये एक डिजिटल सेवा है। तो वे स्थायी लागतें जो सामग्री से जुड़ी होती हैं, वे नहीं होंगी। क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमारे पास भौतिक उत्पाद नहीं होंगे? हमें पहले ही हमारे सीईओ द्वारा बताया जा चुका है कि किसी न किसी रूप या आकार में भौतिक उत्पाद जरूर होंगे, और जाहिर है कि उन उत्पादों के लिए सामग्री लागत एक चुनौती होगी।
लेकिन हमारे पास अभी भी कर्मचारियों की वेतन लागत है और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मार्जिन्स को सावधानीपूर्वक मॉनिटर किया जाए और किराया, बिजली तथा अन्य सेवा लागतों का भुगतान भी उन्हीं उत्पादों और सेवाओं की सीमाओं के भीतर किया जाए, जिन्हें कंपनी बेचने जा रही है, ताकि वे लाभ कमा सकें और अपने हिस्से का भुगतान कर सकें। हम यह भी जानते हैं कि हमारे सीईओ चाहते हैं कि वे हमें यानी नए व्यवसाय के सहयोगियों को अ, जितना बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से दे सकते हैं, उतना बड़ा हिस्सा दें। यह हिस्सा उनके और कंपनी के पास जाने के बजाय वे चाहते हैं कि हमें केक का सबसे बड़ा टुकड़ा मिल सके। सप्लाई चेन में भी बाधाएं हैं। फिर से ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये उस तरह है, जब कोई भौतिक उत्पाद वैश्विक स्तर पर या आपके अपने देश में वितरित किया जाता है और इससे कमी, देरी और जाहिर है कि अधिक लागत हो सकती है। और व्यवसायों को अपने परिचालन खर्चों को कम करने के तरीके खोजने की जरूरत है, जैसे कि अनुबंधों को फिर से बनाना, आउटसोर्सिंग के विकल्प तलाशना और दक्षता में सुधार करना, ताकि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकें। याद रखिए, मैंने शुरू में कहा था कि सभी चुनौतियां हमारे सामने हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यही हमारी सफलता का अंतर तय करेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या व्यवसाय के माध्यम से। और हमें वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कभी-कभी आपको एक कदम पीछे हटकर अपने सामने मौजूद चुनौती को देखना चाहिए, ताकि आप यह आकलन कर सकें कि किस पर काम करने की जरूरत है, किस क्रम में करना है, ताकि आप अपने सामने मौजूद चुनौतियों से सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हमारे सीईओ ने अपनी चुनौतियों का सामना किया है और यही एक कारण है कि हम आज जहां हैं वहां हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने सामने मौजूद चीजों, अपनी और अपने व्यवसाय की चुनौतियों का समाधान करना है। और वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वह इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है, और वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाकर इन चुनौतियों से सबसे अच्छा परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। वर्कफोर्स प्रबंधन, ठीक है। प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती और उन्हें बनाए रखना हमेशा व्यवसाय में एक बड़ी समस्या रही है। कुशल कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजार में। अब निश्चित रूप से आईटी क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार है। अभी जितनी कंपनियां हैं, उनमें से कितनी ही कंपनियां अत्यंत कुशल व्यक्तियों की तलाश में हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय में उन्हें शामिल कर सकें और भविष्य में नवाचार और नए विचारों के लिए सबसे बेहतरीन कुशल कर्मचारी उनके पास हों। यह वास्तव में हर कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपके पास सही जगहों पर सही कुशल कर्मचारी नहीं हैं, जो उत्पादों और सेवाओं पर वही काम कर रहे हों जो उन्हें करना चाहिए, तो आप वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? हमें पहले ही बताया गया था कि ऑन पैसिव में हमारे पास सही जगह पर सही लोग नहीं थे, और यही एक कारण है कि उत्पादों में बार-बार देरी होती रही। ठीक है, और हमें वे उस समय सीमा में नहीं मिले जिसकी हमें उम्मीद थी, और निश्चित रूप से हमें उनमें से कई उत्पाद उस गुणवत्ता में भी नहीं मिले जिसकी हमने अपेक्षा की थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसा कि हमें बाद में पता चला, सही जगहों पर सही कौशल वाले कर्मचारी नहीं थे, ठीक है, जो सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हों। मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि मुझे पूरी तरह विश्वास है कि अब हमारे पास सही लोग सही जगह पर हैं, जो अगले चरण के लिए सही काम कर रहे हैं। हमारे सीईओ इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़ा है। क्या हमें उन लोगों के नाम जानने को मिलेंगे जो अब हमारी टीम में हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि असल में यह जानना कोई मायने नहीं रखता कि वे कौन हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हमें बस इतना जानना ज़रूरी है कि वे हमारे सीईओ की अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम देने में सक्षम हैं और इसका मतलब है कि हमें उन उत्पादों और सेवाओं का सर्वोत्तम रूप मिलने वाला है, जो हमारे पास आ रही हैं। साथ ही कर्मचारी जुड़ाव बनाए रखना और उन्हें प्रेरित करना उत्पादकता और कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे सीईओ ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है वैसे ऑन पैसिव में। अगर आपको याद हो तो उन्होंने सच में कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया था। याद कीजिए वे गिव अवे आईफोन, कारें, मोटर बाइक, बोनस जो उन्होंने दिए थे। ये सारी चीजें निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन थीं कि वे उनके और कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे सीईओ के लिए कोई नई चुनौती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह इस चुनौती से पूरी तरह निपट चुके हैं। मुझे लगता है कि वह इस बारे में सब कुछ जानता है और निश्चित रूप से वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी वह पूरी तरह से जानते थे। अगर आपको याद हो तो महामारी के दौरान और उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस निश्चित रूप से था। बहुत से लोग घर से काम करते थे या जब चाहें तब ऑफिस आते थे, बजाय इसके कि उन्हें किसी निश्चित समय पर आना जाना पड़े। व्यापार के लिए चुनौतियों में तकनीक और डिजिटल परिवर्तन भी शामिल हैं। आजकल लगभग हर व्यवसाय के लिए तकनीक के साथ बने रहना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी की दौड़ निश्चित रूप से जारी है और आज आप इसके साथ कैसे कदम मिलाते हैं, वही भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जो लोग इसके साथ नहीं चल पाते, जो इस चुनौती के लिए तैयार नहीं हैं, अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस अगले चरण में स्केलिंग पहले से ही मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ ने हमें बताया था कि वह हमें इसके बारे में बताएंगे जब 8, 9 और 10 पहले ही हो चुका होगा। यह व्यवसाय को उस स्तर तक बढ़ाना है जिसे ग्राहक देख रहा है। मुझे लगता है कि अगर हमने इसे अपने बिजनेस मॉडल में बनाए रखा, तो निश्चित रूप से यह उस स्केलेबिलिटी के लिए अच्छी स्थिति में रहेगा। और मुझे लगता है कि यह भी योजना और संसाधन प्रबंधन का हिस्सा है, जो अगले चरण का हिस्सा बनने वाला है। और आखिरी बात मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, वह है व्यापारिक चुनौतियां, जिसमें स्थिरता शामिल है। व्यापार संचालन में सतत प्रथाओं को एकीकृत करना और पर्यावरणीय व सामाजिक जिम्मेदारी के लक्ष्यों को पूरा करना आजकल व्यवसायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है और यह उनकी पहले से ही व्यस्त दिनचर्या में एक अतिरिक्त चुनौती जोड़ देता है। अब मुझे लगता है कि हमारे लिए यह लगभग हमारे मुख्य विश्वासों का हिस्सा है, जिसे हम अपने व्यवसाय में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह पर्यावरणीय पक्ष हो या मानवीय पक्ष। यह तो पहले से ही हमारे मुख्य व्यवसाय का हिस्सा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बहुत अधिक खड़ा होना पड़ेगा या बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, जो हमारे सामने आती हैं। मुझे लगता है अगर कोई चुनौती है भी, तो वह हमारे लिए ये होगी कि हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका संदेश दूसरों तक कैसे पहुंचाए, न कि व्यवसाय के लिए जो वे उस क्षेत्र में करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, व्यवसाय में और व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे सामने रोज नई चुनौतियां आती हैं और व्यवसाय के लिहाज से तो मैंने जितना बताया है उससे कहीं अधिक चुनौतियां हैं और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी। इन चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण वास्तव में बहुत फर्क डालता है और अगर आप सही सोच के साथ हमारे सीईओ की तरह करो या मरो के जज्बे के साथ और सामने आई चुनौतियों में सफल होने की इच्छा के साथ आगे बढ़ें, तो आप पाएंगे कि न केवल ये चुनौतियां जल्दी हल हो जाती हैं, बल्कि आगे चलकर ये कम भी होती जाती हैं, क्योंकि आप खुद को ऐसी स्थिति में रख रहे हैं जहां आप अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। आप उनका डटकर सामना करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं, तो जब वे चुनौतियां सामने आएंगी, आप उन्हें उसी समय सुलझा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो सोचिए उनके साथ क्या होता है, वे जमा होती जाती हैं।
आपके सामने और भी ज़्यादा चुनौतियाँ आती जाती हैं और आप खुद को एक ऐसे दलदल में फँसा लेते हैं, जहाँ आपके सामने आने वाली चुनौती और भी बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाती है। बजाय इसके कि आप उनका सामना समय पर करें, आप उन्हें इकट्ठा होने देते हैं, जिससे वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनसे आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आपके लिए दिलचस्प रहा होगा।